आज आई गेस आपकी पहली क्लास है। हेलो। 16 बंदे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है या हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके, आगे चलते हैं हम। क्या मेरी तरफ से नॉइज ज़्यादा आ रहा है या आवाज़ बिल्कुल क्लियर है? ओके ओके ओके, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट चीज़ है अपनी। उसके बाद हमने देखो, लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कोडिंग पर्सपेक्टिव से। तो उस कोड में मैंने तुम लोगों को एक कोड दिखाया था जिसका नाम मैंने फर्स्ट रखा था। तो उसको सबसे पहले तो एनालाइज कर लेते हैं कि उसमें हमने पढ़ा क्या क्या था। ये हमारा एक कोड था। जो आज नए हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है उनको भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना हो, हम कुछ बनी बनाई चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे एक लाइन बनी हुई चाहिए ऑन द स्क्रीन, तो वो लाइन बनाने का काम हो सकता है आप ना जानते हो। आपके लिए बना बनाया कोई फंक्शन हो, कोई भी चीज़ हो जिसमें आप बस उसके पैरामीटर्स, उसके एट्रीब्यूट्स दें और वो आपके लिए लाइन बनाकर पेश कर दे। ये इसी तरीके से है कि अगर आपका मोबाइल बिगड़ जाए तो आप उस मोबाइल को बनाने खुद तो नहीं बैठ जाओगे। अगर बंदा चाहे तो खुद भी तो बना सकता है ना। इसका मतलब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप किसी से हेल्प लेकर या यूट्यूब से देखकर या किसी भी तरीके से आप खुद से बना लो। अगर आप खुद से बना लेते हो तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन ये है, सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं ज़रा बिजी हूँ, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल, रिकॉर्ड पे लगा हुआ है, आप जा सकते हैं, नो इशू। उसके बाद अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यू कैन लीव। हम अपना कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास मैं इस बात पे था कि अगर हमें कोई काम करना है, हमें अपना मोबाइल रिपेयर करना है, तो हम उस मोबाइल को खुद भी रिपेयर कर सकते हैं। द सेकंड ऑप्शन इज़ कि हम उसको एक ऐसे बंदे के पास लेकर जाएं जो कि मोबाइल रिपेयर करता हो, जिसके पास ऑलरेडी चीज़ें बनी बनाई रखी हुई हों। तो उस बंदे के पास अगर हम जाते हैं तो हमें उस बंदे को कुछ इनपुट देना पड़ेगा। हमें उस बंदे को बताना होगा कि आपको करना क्या है। वो सारी चीज़ें हमारे पास अगर हम अपने कोड के रेफरेंस से देखें तो वही सारी चीज़ें तो पैरामीटर्स हैं। अब जिस तरीके से उस बंदे की खदमात लेने के लिए, उस बंदे से सर्विसेज लेने के लिए वी हैव टू गो टू हिज शॉप, तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर उस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए, जो भी फंक्शन हम बना बनाया इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हमें 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 कुछ लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी होगी। तो यहाँ पर आप एक से ज़्यादा लाइब्रेरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको जितने भी फंक्शंस का इस्तेमाल करना है, जिस तरीके से मैं अगर एक फॉर एग्जांपल हम बात करें मैथमेटिक्स के फंक्शन की, जिस तरह फाइंड या कैलकुलेट any number, we just have to output that is that number जिसका हमें स्क्वायर रूट, फंक्शन हमें उसका स्क्वायर रूट निकाल के खुद ही भेज देता है। हमें खुद से बताना नहीं पड़ता कि स्क्वायर रूट निकालना कैसे, वो चीज़ बनी बनाई पड़ी हुई है। तो उसके लिए हमें जो लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी पड़ती है दैट इज math.h। तो ये खैर आप नेट से देख सकते हैं कि आपको जो भी फंक्शन, जो भी काम करवाना है उसकी लाइब्रेरी है कौन सी। ये लाइब्रेरी बनी बनाई है, ठीक है भाई। अब हमने यहाँ पर stdio.h किस वजह से इस्तेमाल किया हुआ है, इसकी क्या तुक है? तो भाई stdio का मतलब है std मतलब स्टैंडर्ड,
IO का मतलब इनपुट एंड आउटपुट। तो ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि आपको इनपुट और आउटपुट लेने वाले जितने फंक्शंस हैं यूजुअली यूजर से इनपुट लेने वाले या कंसोल आउटपुट दिखाने वाले, वो सारे फंक्शन हमारे पास stdio.h में पड़े हुए होते हैं। किसी भी इंक्लूड लिखा जाए और उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स के अंदर उस लाइब्रेरी नाम लिखा जाए। अच्छा, अब एक और आगे की बात बता देता हूँ, हो सकता है अभी जरूरत ना पड़े, काफी आगे की बात है और उसको किसी दूसरे प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बनाया भाई, एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई, एक ऐसा फंक्शन बनाया जो कि आपके नंबर को इनपुट लेगा, दो नंबर्स आपसे इनपुट लेगा और उन दोनों का सम रिटर्न कर देगा। मैं इतनी बेसिक सी लाइब्रेरी बना के अपनी दूसरी फाइल में स्टोर कर सकता हूँ और उसको इंक्लूड करवा के उस फंक्शन में सिर्फ पैरामीटर्स देकर अपना आउटपुट है। अभी हम चलते हैं कि किस तरीके से हमने ये वाला प्रोग्राम पढ़ा था। मैंने ये कहा था कि हम एक कोड में एन वन फंक्शंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बना दूं भाई यहाँ पर इंट सम का फंक्शन, यहाँ पर जो कि सम कैलकुलेट करता हो, कुछ भी करता हो। क्या ये इतनी बातें दिखी या मेरी सारी बातें? ओ ओ ओ ओ वेट, क्या अब आवाज क्लियर आ रही है? पक्का सबको क्लियर आ रही है? ठीक है ठीक है ठीक है, हम मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। हमने कहाँ तक ठीक तरीके से पढ़ा है? मैं कहाँ पर था? क्या आप लोगों को स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाली लाइब्रेरी तक की बात समझ में आ गई थी कि व्हाट एक्चुअली? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वहीं पर से कंटिन्यू कर लेता हूँ। ओके, मैंने आप लोगों से ये कहा, मैं ये सारी चीज़ें अभी बिटा देता हूँ। मैंने आप लोगों से ये कहा कि हम लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते हैं। लाइब्रेरीज ऐसी फाइल्स हैं जिनमें हमारी आसानी के लिए कुछ बने बनाए फंक्शंस पड़े हुए हैं, हम उनको आराम से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं प्रिंट एफ की, तो प्रिंट एफ को आपने सिस्टम को ये तो नहीं बताया ना कि आपको प्रिंट किस तरीके से करना है, आपको बेसिकली क्या स्टेप्स हैं प्रिंट करने के। हालांकि बैक एंड पे मशीन तो डंप है। मशीन डंप का मतलब यह है कि मशीन कुछ नहीं कर सकती अनलेस हम उसको बताएं कि आपको इस चीज के लिए करना क्या है। तो ये प्रिंट एफ का फंक्शन कहीं ना कहीं तो डिफाइन होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो स्टोर होना चाहिए। किसी ना किसी शख्स ने तो मशीन को बताया होगा कि इस प्रिंट एफ के अगर ये प्रिंट एफ कॉल हो तो आपने क्या करना है। तो वो बताया गया है, बिल्कुल बताया गया है। और वो कहाँ बताया गया है? stdio.h की फाइल बताया हुआ है कि अगर प्रिंट एफ कॉल हो तो मशीन ने क्या करना है। अब वो क्या क्या है, क्या क्या स्टेप्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं, बट उसकी अभी जरूरत ही नहीं है। हमारा काम तो चल रहा है ना प्रिंट होने का, हमें वही करना है सिर्फ। तो अच्छा यार, एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा। हाँ, एक रिक्वेस्ट करूंगा, कोई एक वॉलेंटियर कर ले, कोई भी एक। मैं नाम नहीं ले रहा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आवाज कम आती है, आवाज कट जाती है, तो मैं चूंकि वहां पर हूँ, यहाँ पर मैं बार बार नहीं आ सकता, तो कोई एक अपना माइक ओपन करके ना मुझे सिर्फ ये बता दिया करे कि सर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, तो मैं फिर, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा कि बेसिकली इंट मेन क्या चीज़ है। इंट मेन क्या चीज़ है? इंट मेन एक ऐसा फंक्शन है जो कि प्रोग्राम के चलते ही सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। अब इसका नाम फिक्स्ड मेन ही किस वजह से रखा? ये कुछ तो हमें फिक्स करना था ना भाई, प्रोग्राम को कुछ तो बताना था ना कि अगर तुम चलो तो तुम इस फंक्शन को सबसे पहले कॉल करना। वजह
वजह ये है कि वी कैन हैव मैनी फंक्शंस इन अ सिंगल प्रोग्राम। हमने इससे भी रख दिया, सब्ट्रैक्ट का फंक्शन रख दिया भाई। तो अब प्रोग्राम को कैसे पता चलता कि मुझे किस वाली चीज को सबसे पहले कॉल करना है। इस वजह से प्रोग्राम या सी बनाने वालों को, सी लैंग्वेज की कोडिंग करने वालों को, सी लैंग्वेज जिसने भी बनाई थी, इन्वेंट की थी, प्रोग्राम की थी, उसको एक चीज फिक्स करनी थी कि हाँ, तुम्हें अगर मेन दिखे ना तो सबसे पहले तुम्हें मेन चलाना है, उसके बाद दूसरे फंक्शंस की बारी आएगी तो आएगी। इस वजह से हम लाजमी तौर पर एक मेन बनाते हैं। अगर हम मेन ना बनाए तो प्रोग्राम के चलने पर कोई फंक्शन नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। ये मेन हमने बना दिया। अब हर एक फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है और बॉडी क्लोज होती है। वो बॉडी स्टार्ट होती है एक कैलिब्रेस से और ख़त्म भी होती है दूसरे क्लोजिंग कैलिब्रेस पर। और उस चीज के अंदर जो कुछ है, उस ब्लॉक के अंदर जो कुछ है, वो कोड उस फंक्शन के चलने पर चल जाएगा पूरा का पूरा। अभी तक सेट है सब? ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, हमने लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट्स क्या क्या कवर किए थे? हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था डिक्लेरेशन का, कि वेरिएबल्स बेसिकली हैं क्या और उन्हें हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो वेरिएबल्स हैं क्या? वेरिएबल्स आर जनरलाइज्ड टर्म फॉर नंबर्स, कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग। बड़ी अजीब सी मैंने बात कर दी, समझ में नहीं आई होगी, ऊपर से गुजर गई होगी। कहानी क्या है कि हम नंबर्स का इस्तेमाल करते तो हैं, हम नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, उनको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकते हैं, उनके साथ हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, उनके ऊपर हम फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं अगर तुम्हें 2 दूं तो तुम मुझे उसमें 3 ऐड करके लौटा देना। मैं अगर तुम्हें 5 दूं तो तुम मुझे उसमें 3 ऐड करके लौटा देना, आउटपुट शो कर देना। These are the processings, these are the operations which we can perform on any of the number. तो मसला ये आ रहा है यहाँ पर कि अगर हम कैलकुलेटर को भी देखें तो कैलकुलेटर क्या किसी खास नंबरों के लिए प्रोग्राम हुआ हुआ होता है? बिल्कुल नहीं। कैलकुलेटर्स भी जनरलाइज्ड होते हैं। उनको हम उसमें हम 2 × 3 भी करें तो वो सही आंसर देता है, हम अगर 5 × 3 × 4 भी करें तो वो सही आंसर देता है। इसका मतलब हम हर एक नंबर के लिए बैठ के फंक्शंस तो नहीं लिखने चले बैठ जाएंगे ना। तो हमें एक ऐसी चीज करनी है, हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, एक ऐसा कोड बनाना है जो कि हर नंबर के लिए एक तरीके से ही प्रोसेसिंग करे, एक तरीके से ही वर्क करे। वो काम होता क्या है? हमने 5 क्लास तक पढ़ा। सबसे पहले नंबर्स, शुरू से बचपन से जब हमने स्टार्ट किया था, वी वर जस्ट प्लेइंग विद द नंबर्स। 1 की टेबल लिख दो, 2 की टेबल लिख दो, 3 की टेबल लिख दो। बट लास्ट में हम जब 5 6 क्लास में पहुंचे तो हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया अलजबरा। अलजबरा है क्या चीज? कि हम हर एक चीज के लिए एक जनरलाइज टर्म रखें। जनरलाइज टर्म का मतलब कोई एक अल्फाबेट रख दें और उस अल्फाबेट को किसी भी नंबर से रिप्लेस किया जाए तो चीजों पर कोई इफेक्ट ना हो। दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। कि आपने चीजों को फिक्स नहीं किया, आपने चीजों को जनरलाइज रखा हुआ है। ये किस तरीके से है भाई? ये दोबारा से मैं मोबाइल शॉप के ऊपर आ जाता हूँ। मोबाइल शॉप वाले क्या सिर्फ नोकिया का मोबाइल बनाते हैं, या क्या सिर्फ सैमसंग का मोबाइल बनाते हैं, या सिर्फ मोटरोला का मोबाइल बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। हम उनके पास कोई भी मोबाइल लेकर जाएं, उनका काम होता है रिपेयर करने का, और वो रिपेयर करके हमें दे देते हैं। इसका मतलब कि एक हमने जनरलाइज वर्ड रखा हुआ है। उनकी मोबाइल का नाम, मोबाइल शॉप का नाम मोबाइल शॉप क्यों है? क्या वो सैमसंग शॉप नहीं हो सकता था? क्या वो नोकिया शॉप नहीं हो सकता था? क्या वो एलजी शॉप नहीं हो सकता था? उसमें प्रॉब्लम क्या होती? उसमें मसला ये होता कि वो चीज़ फिक्स हो जाती फॉर अ सिमिलर टाइप ऑफ फोन्स। अगर किसी बंदे ने सैमसंग शॉप रखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ सैमसंग के ही मोबाइल रिपेयर करेगा, तो एलजी का क्या? मसला हो गया ना ये तो इस वजह से हम कोशिश ये करते हैं कि यूजर जो लेकर आए, यूजर कुछ भी लेकर आए, यूजर 110 लेकर आए, यूजर 1 लेकर आए, यूजर 340 लेकर आए, कोई भी नंबर लेकर आए, हमारा
जो प्रोग्राम है वो सेम तरीके से बिहेव करना चाहिए फॉर ऑल द नंबर। ठीक है, इतनी बातें आई गेस क्लियर होंगी। तो हमने फिर वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाया। अब यहाँ पर हमने वेरिएबल क्या क्या यूज किए हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब भाई सी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, इतनी ज़्यादा इजी टू टाइप लैंग्वेज नहीं है, तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें कंपाइलर को खुद बतानी पड़ती हैं कि हम ये नंबर अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए तुम्हें कितनी जगह स्टोर करनी है, कितनी जगह रिजर्व करनी है मेमोरी के लिए। अब ये बात इसे पता कैसे चलेगी, ये कि ये जो वेरिएबल हम इस्तेमाल करेंगे इसकी टाइप क्या होगी, कि हम इसमें क्या स्टोर करना चाह रहे हैं, और इसे कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी चीज़ें हम खुद बता रहे होंगे। उसको बताने का तरीका, तो हमने कुछ डेटा टाइप्स देखी थी, आई गेस इसी में थी कुछ, शायद इसी स्लाइड पे कहीं ना कहीं थी। अगर इस स्लाइड पे हमारे पास मौजूद नहीं भी होती तो हमने वो चीज़ें देखी हुई तो थी। हाँ, ये हमारे पास आ गया। तो इसमें मैंने कुछ एडिशन भी की थी। अच्छा, जो नए लोग हैं उनके लिए बता दूं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क अभी तुम लोगों के लिए है, ये सबसे मुश्किल चीज़ है अभी तक जितना कुछ तुम लोगों ने पढ़ा है। इसको अच्छे तरीके से देख लेना। भाई हम जब किसी भी नंबर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हम कंपाइलर को एक्सप्लिसिटली ये बता देते हैं कि हम किस टाइप की डेटा टाइप, इस किस टाइप की चीज़ इस वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं अपने नाम की, तो मेरा नाम एक वर्ड है। वर्ड, वर्ड का मतलब कि कैरेक्टर से मिलकर बना है, बहुत सारे कैरेक्टर से मिलकर बना है। तो अगर मैं दूसरा केस रखूं कि 5, तो 5 इज अ नंबर, और मेरा नाम अफरोज है, तो अफरोज और एक 5, क्या इन दोनों के लिए सेम रिक्वायरमेंट होगी, क्या इन दोनों की टाइप सेम है, क्या क्या इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है। एक नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, अफरोज को हम ऐड नहीं कर सकते। एक को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड, हम अफरोज पे कभी भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें कंपाइलर को कौन बताएगा, मैं खुद से बताऊंगा। कैसे बताऊंगा, उस वेरिएबल की डेटा टाइप बताकर। तो जो बेसिक सी डेटा टाइप हम पढ़ रहे होंगे वो डेटा टाइप इंट है, और इसके अलावा फ्लोट है, कैरेक्टर है, और स्ट्रिंग है। ये कुछ डेटा टाइप्स हम पढ़ रहे होंगे जिनके बारे में आपको मैं अभी बता भी देता हूँ। इंटीजर या इंट हम उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे जब हमें होल नंबर्स इस्तेमाल करने हैं। होल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 -1 -3। इंटीजर्स का मतलब ये कि पॉइंट वाले नंबरों के अलावा जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारी चीजें इसमें आ गई। तो हमें जब भी 5 6 -1 -2 -100 ये इस्तेमाल करना है तो वी विल गो फॉर इंट, INT। उसके बाद आ जाते हैं फ्लोट पर। अगर हमें पॉइंट वाले नंबर यूज करने हैं तो हम इस्तेमाल करेंगे फ्लोट को। और अगर हमें कुछ भी यूज करना है, कुछ भी से मुराद हमारे कीबोर्ड पर मौजूद हर एक चीज जिसमें जेड है, जिसमें हैश है, जिसमें डॉलर साइन है, जिसमें परसेंटेज का साइन है, जिसमें स्लैश आ जाता है, जिसमें बैक स्लैश आ जाता है, कैली ब्रेसेस आ जाते हैं, ब्रैकेट्स आ जाते हैं, इन शॉर्ट जो कुछ आपको अपने कीबोर्ड के ऊपर दिख रहा है वो सारी चीजें एक एक कैरेक्टर है। और उन कैरेक्टर्स को अगर मर्ज कर दिया जाए तो वो बन जाता है स्ट्रिंग। तो ये सारी चीजें बेसिकली हम आगे देख रहे होंगे इन सारी टाइप की, बट अभी हम डील करेंगे विद इंटीजर्स एंड फ्लोट। 2 मिनट। ओके, सॉरी, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो ये हम इंटीजर और फ्लोट को भी डील कर रहे होंगे इन दोनों के साथ।
अब एक चीज कहलाती है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली क्या चीज है? सबसे पहले थोड़ा बहुत फीडबैक ले लूं, आज मैं बड़ा तेजी तेजी से चल रहा हूँ, कोई इशू है तो मुझे बताओ। 16 बंदे हैं आज। हेलो। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, हमने उसके बाद बात की थी कि हम हर एक डेटा टाइप के लिए कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली करेंगे क्या कि अगर एक चीज की वैल्यू इंटीजर है तो वो उसकी वैल्यू के लिए हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। फॉर्मेट का मतलब क्या है? फॉर्मेट का मतलब कि चीज है किस टाइप की, किस फॉर्मेट की है। मैं कहूँ कि भाई मुझे ईमेल लिखनी है, तो आप पूछोगे कि सर मुझे ईमेल किस फॉर्मेट की लिखनी है, किस टाइप की, किस पैटर्न की लिखनी है। तो फॉर्मेट बेसिकली डेटा टाइप को बताने के लिए है कि किस टाइप का, किस प्रॉपर्टीज का एक वेरिएबल है। और स्पेसिफायर का मतलब स्पेसिफाई करने वाला। तो हम कुछ कैरेक्टर्स, कुछ वर्ड यूज कर रहे होते हैं, कुछ चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिन्हें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। और उनका काम सिर्फ इतना सा होता है कि वो किसी एक डेटा टाइप की वैल्यू की फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रहा हो। वो बता रहा हो कि दिस पर्टिकुलर डेटा टाइप इज ऑफ फॉर्मेट इंटीजर, दिस डेटा टाइप इज ऑफ फॉर्मेट फ्लोट, ये सारी चीजें। तो हम इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज कैसे करते हैं वो हम आगे खैर प्रोग्राम में देखेंगे। बट इसको समझ लो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है क्या चीज। फॉर्मेट स्पेसिफायर आर समथिंग दैट एक्चुअली स्पेसिफाइज द फॉर्मेट, द डेटा टाइप ऑफ एनी वेरिएबल। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हम चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो देख लें। इंटीजर डेटा टाइप या इंट के लिए हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं वो %i और %d है। आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह फ्लोट के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो %f है। कैरेक्टर के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो %c है। और स्ट्रिंग के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो %s है। ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत जहन में रख लें। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं आप, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो ऊपर जा सकती है ऊपर से ना। ये चीज़ें दोबारा से यहाँ पर लिखी हुई हैं विद देयर डेटा टाइप। तो बेसिकली हम इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी डेटा टाइप्स के लिए ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो अपना माइक खोल के, या कोई एक बंदा अपना माइक खोल के या कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, हम दोबारा से कोड पे आ जाते हैं। हमने ये देखा कि हर एक वेरिएबल के लिए एक डेटा टाइप लिखनी पड़ेगी। तो अगर हमें 5 स्टोर करना है तो 5 इज अ होल नंबर, तो द बेस्ट फिट इज इंटीजर। हमने int लिख दिया। और डिक्लेयर करने का तरीका यही है कि डेटा टाइप लिखा जाए और उसके बाद उसका नाम लिख दिया जाए। तो x इज अ वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप इंटीजर। इसमें अगर हम 5.4 इस्तेमाल करना चाहें तो ये मसला करेगा। ये कहेगा कि मैं इस वजह से बना ही नहीं हूं कि मेरे अंदर पॉइंट वाले नंबर स्टोर किए जाएं। तो अगर हमें पॉइंट वाले नंबर स्टोर करने हैं तो हमें यहाँ पर इंटीजर को हटा करके फ्लोट लिखना होगा। खैर, अभी हम इंटीजर के साथ ही खेल रहे हैं। इसी तरह y एक वेरिएबल है जिसको इंटीजर डेटा टाइप असाइन की गई है। z एक नंबर है और z में हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, x और y दोनों की वैल्यूज को ऐड करवा के। z की भी डेटा टाइप लॉजिकली अगर बात करें तो इंटीजर ही होनी चाहिए। वजह यह है कि अगर दो इंटीजर्स को ऐड किया जाए तो एक इंटीजर ही आएगा। 5 को अगर 4 में ऐड किया जाए तो 9 ही आएगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम दो इंटीजर्स को ऐड करें और एक पॉइंट वाला नंबर आ जाए। कभी ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने 3 तरीके बताए, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट और इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन क्या चीज़ है भाई? डिक्लेरेशन इज के हम किसी वेरिएबल के बारे में कंपाइलर को बता दें कि वो किस टाइप का होगा। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। कि सिर्फ हमने बता दिया कि भाई y एक ऐसा वेरिएबल है जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है।
दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। ठीक है, वो डिक्लेरेशन का वर्ड तुम लोगों ने लीगल डॉक्यूमेंटेशन में सुना होगा कि डिक्लेरेशन है कि ये घर इस बंदे के नाम है, डिक्लेरेशन के पेपर्स होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर वाई किस डेटा टाइप का है, बस वो डिटेल बताने के लिए हमने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद अगर किसी एक चीज की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी जाए, कोई एक किसी एक वेरिएबल को उसकी वैल्यू असाइन कर दी जाए या वैल्यू दे दी जाए, वैल्यू इक्वल बना दी जाए, वैल्यू पुट कर दी जाए, वैल्यू स्टोर कर दी जाए, ये सारे वर्ड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस स्टेप को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, अगर फर्स्ट टाइम ये काम हो रहा है। इनिशियलाइजेशन हमने यहाँ पर क्या किया, हमने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का काम एक साथ कर दिया है। ये मैंने कमेंट भी लिखा है। कमेंट के लिए दो स्लैश लगाते हैं और उसके बाद जो कुछ लिखते हैं। ये कमेंट बेसिकली कंपाइलर के लिए कोड पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहे होते, ये बस हमें हमें हिंट देने के लिए कि इस लाइन में हो क्या रहा है। तो मैंने यहाँ पर कोड में कमेंट ऐड किया है, मैंने लिखा है डिक्लेयर अ वेरिएबल एक्स, ये रहा डिक्लेरेशन, एंड इनिशियलाइज इट्स वैल्यू विथ 5। तो इसकी जो वैल्यू इनिशियलाइज कर दी वो 5 के साथ कर दी। और जिस तरह सी लैंग्वेज में हर एक लाइन के एंड में एक टर्मिनेटर कंडीशन या टर्मिनेटर कैरेक्टर लगाया जाता है, उस तरीके से हमने एक सेमी कॉलन लगा दिया। मैंने एक ही काम करने के आप लोगों को तीन तरीके बताए थे या दो तरीके बताए थे कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ भी हो सकती है, जिस तरह मैंने यहाँ पर किया, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ ही कर दी। नेक्स्ट वाई के लिए मैंने दूसरा तरीकेकार फॉलो किया, उसमें मैंने ये किया कि डिक्लेरेशन अलग कर दी और उसके बाद उस वेरिएबल को असाइनमेंट या उस वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन अलग कर दी। असाइनमेंट या इनिशियलाइजेशन का मतलब बहुत हद तक सेम है कि हम किसी चीज में उसकी वैल्यू स्टोर करवा दें। क्या इतनी बात सबको क्लियर है, एक्स और वाई की बात? ओके, थैंक यू सो मच, आगे चलते हैं। उसके बाद हमें बस ये करना था कि हमें एक वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर, हमें एक वेरिएबल में, ओके, हमें एक वेरिएबल में उन दोनों को सम करके स्टोर करवाना था। सम का मतलब उनको ऐड करके स्टोर करवाना था और उस सम की वैल्यू शो करवानी थी ऑन द स्क्रीन। इस काम के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाया और उसमें इन दोनों की वैल्यूज को ऐड करके स्टोर करवा दिया। कैसे, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया z के नाम का और उस वेरिएबल में मैंने स्टोर करवा दिया x और y को ऐड करके। अगर मुझे डिफरेंस लेना होता तो x माइनस वाई कर देता, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना होता तो मल्टीप्लाई यूज कर लेता, अगर मुझे डिवाइड करना होता तो मैं डिवाइड यूज कर लेता। ठीक है, बट अभी हम प्लस कर रहे हैं। इसी तरह अगर कोई तीसरा वेरिएबल होता तो हम उसको ऐसे कर देते प्लस सी प्लस वी प्लस जितने वेरिएबल्स हैं हम सबको कर सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? आई आई होप कि इतना तो समझ में आ गया होगा क्योंकि पहले तक क्लियर था सब। अब हम आते हैं किसी एक आउटपुट को शो करने की तरफ कि कोई भी एक चीज हमारे पास अगर मौजूद है तो उसको शो कैसे करना है। सबसे पहले तो एक छोटी सी बात कि अगर हमें कोई हार्ड कोडेड चीज शो करवानी है, अगर मुझे कोई भी हार्ड कोडेड चीज या किसी चीज को एज इट इज स्क्रीन पर शो करवाना है जैसा कि हम उसको लिख कर देते हैं कंपाइलर को, तो उसका तरीका ये होता है कि हम उस चीज को प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दें। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं, मैं इस सारी चीजों को हटाने के बाद इसके अंदर लिख दूं माय नेम इज अफरोज। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोग्राम बन गया जो कि ऐड करता है बट उस एडिशन को दिखाता नहीं है, ये सिर्फ दिखाएगा क्या, माय नेम इज अफरोज। ठीक है, उसको रन करके मैं देख लेता हूँ कि ये क्या दिखा रहा है। दिस पर्टिकुलर कोड शोज माय नेम इज अफरोज। क्यों? क्योंकि मैंने इसको माय नेम इज अफरोज हार्ड कोड करने के लिए कह दिया था। इनफैक्ट मैं इसके अंदर जो भी लिखूं, 4+5 अगर लिखता हूँ तो 4+5 परफॉर्म नहीं होंगे बल्कि 4+5 एज इट इज शो हो जाएंगे।
दिस वन इज एन एग्जाम्पल शोइंग के हम अगर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ भी लिख दें तो वो एज इट इज शो हो जाता है। अब आ जाते हैं अपने पुराने कोड की तरफ, जो कि ये रहा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि हम हार्ड कोड से थोड़ा सा बचना चाह रहे हैं। हार्ड कोड से बचना किस तरीके से चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर चीज की वैल्यू जो भी दूं, सिस्टम उस चीज को शो करे। अब मुझे तो नहीं पता ना कि वो चीज क्या होगी, तो हमें अल्टीमेटली उस चीज की वैल्यू को जनरलाइज करके शो करवाना होगा। कैसे शो करवाएंगे ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू शो करवानी है तो कैसे शो करवाएंगे। मुझे जो कुछ लिखना है, मैं इस चीज को हटा दिया मैंने इस चीज को। ठीक है, तो दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, ये किसी एक खास चीज की वैल्यू को शो करता है। अभी हमने यही कहा था पहले भी। तो यहाँ पर ये %d किसी एक खास टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं भूल गया कि ये किस खास टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। स्लाइड को देख लेते हैं। तो हमें स्लाइड को देखने पर यह पता चलेगा कि हमने ये देखा था कि %d इज यूज टू शो द वैल्यू ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, ये लिखा हुआ इंटीजर। तो इसका मतलब अगर हमारा बेसिकली मेन कंसर्न है क्या कि हम इस z की वैल्यू को शो करवाएं, और z इज एन अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, तो हमें यहाँ पर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है वो %d होगा। क्लियर? और इस %d की जगह हमें किस वेरिएबल की वैल्यू शो करवानी है वो हमें कॉमा के बाद लिखना होगा। वजह, क्योंकि अगर हम %d लिखते हैं तो %d इंटीजर के लिए यूज होता है, और इंटीजर डेटा टाइप के यहाँ पर एक वेरिएबल नहीं है बल्कि 3 है। तो कंपाइलर परेशान हो जाएगा कि मुझे x की वैल्यू शो करनी है, y की वैल्यू शो करनी है, z की वैल्यू शो करनी है। तो हम कंपाइलर को बता रहे होंगे कॉमा के बाद कि इस पर्टिकुलर %d के की जगह तुम्हें क्या शो करना है। तो ये अगर मैं इस कोड को चला दूं तो ये कोड क्या शो करना चाहिए? x=5, y=4, और यहाँ पर 4+5 विल बी इक्वल टू 9। तो इस कोड को 9 शो करना चाहिए भाई। क्या ये 9 शो कर रहा है? बिल्कुल ठीक, ये रहा 9। अब जरा सा इसकी ट्वीकिंग करते हैं, मतलब हम वैल्यूज को चेंज करके देखते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज अ जनरलाइज्ड प्रोग्राम। इसमें हम x और y की कोई भी वैल्यू दे दें, ये प्रोग्राम वैसे ही डील करेगा जैसा कि इसने अभी डील किया है। तो अगर मैं 10 दे दूं और 4 दे दूं तो 10+4 = 14, तो इसे 14 शो करना चाहिए। बिल्कुल 14 शो कर रहा है। इसका मतलब हमारा कोड हार्ड कोडेड नहीं है, हमारा कोड फिक्स नहीं है कि हमारा कोड जनरलाइज है। अब ये 14 से प्रिंट हो रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आउटपुट में ये है क्या चीज बेसिकली। इसको अच्छा बनाते हैं। इसको अच्छा बनाने के लिए द वैल्यू ऑफ z इज %d। अब होगा क्या भाई? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये अर्ज किया था कि डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम जो कुछ लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है। बट एक अपनी बात को निगेट करूंगा एक एक्सेप्शन के साथ। वो एक्सेप्शन है क्या? मैं दोबारा से वो सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ। डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो कुछ लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है, सिवाय फॉर्मेट स्पेसिफायर के। फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह उस चीज की वैल्यू आ जाती है। तो वही होगा यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ z इज एज इट इज प्रिंट होगा, और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर एक वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा जो वैल्यू z की होगी। अभी देखते हैं क्या मेरी बातें सही साबित हो गई हैं कि द वैल्यू ऑफ z इज 14। इसी तरह मैंने आप लोगों को एक टास्क भी दिया था कि x और y की वैल्यू अगर प्रिंट करनी हो तो बस z की जगह मैं x और y लिख दूंगा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? दो बंदे भाग गए हैं, मुझे नहीं पता कि शायद आज की क्लास बोरिंग हो रही है, क्या इशू है, क्या कोई प्रॉब्लम है? ओके ओके ओके, ठीक है।
ठीक है, चले हम स्टार्ट करते हैं आगे की चीज। अच्छा, आज हमें जो बेसिकली मेरा गोल क्या था आज पढ़ाने का, आज हम ये कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनपुट लेना है। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सिर्फ उन चीजों को शो कर दिया था जो कि हमने हार्ड कोडेड फिक्स की हुई है ना, 10 फिक्स्ड है, वाई की वैल्यू फिक्स्ड है। हम यूजर से नहीं ले रहे। यूजर से किस तरीके से इनपुट लेंगे, हमें ये बात सीखनी है आज, वो देख लेते हैं हम। ओके, द वैल्यू ऑफ जेड इज परसेंट बी। इस कोड को मैं बिल्कुल सेम रखना चाहता हूँ। मैं बस सिर्फ एक काम करता हूँ कि मैं ये जो एक्स और वाई की वैल्यूज हैं उनको, बल्कि एक काम करते हैं ना, हम इसको आसान कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू 10 ही रहने देते हैं, वाई की वैल्यू हम यूजर से इनपुट लेते हैं। यूजर से इनपुट कैसे लेंगे ये बता देता हूँ। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं एक फंक्शन। जैसा कि मैंने बताया, इनपुट और आउटपुट के लिए हम एस टी डी डॉट एच के अंदर मौजूद फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। तो वो फंक्शन मौजूद है जिसको हम कहते हैं स्कैन एफ। ये रहा भाई स्कैन एफ का फंक्शन। और इस स्कैन एफ को हम कैसे यूज करेंगे ये देखना है हमें। स्कैन एफ भी तकरीबन तकरीबन वैसे ही इस्तेमाल किया जाता है जैसे हम प्रिंट एफ को इस्तेमाल करते हैं। स्कैन एफ के अंदर भी हम परसेंट बी यूज करेंगे अगर हमें वाई की वैल्यू इनपुट करवानी है, क्योंकि वाई इज ऑफ टाइप इंटीजर। तो ये एक तरीका है स्कैन एफ करने का। बट ये प्रोग्राम क्रैश करेगा, क्यों करेगा ये बता देता हूँ। सबसे पहले, अगर क्रैश करने से पहले भी हम देखें तो इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्या है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं, बट पहले हम चला के देख लें। हाँ भाई, तो हमें क्या करना है, आपके सामने चीज ब्लिंक जरूर हो रही है कि दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज रनिंग, बट हमें करना क्या है ये हमें पता ही नहीं चल रहा। ये पता नहीं अजीब सा कोई प्रोग्राम बन गया है जिसमें हमें नहीं पता हमें करना क्या है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि अगर हमें यूजर से कुछ इनपुट करवाना है तो हमें उसे कुछ मैसेज लिखना पड़ेगा ना। हमें उसे कुछ आउटपुट शो करवाना पड़ेगा कि भाई ये काम करो, मैं ये काम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमसे। तो ये काम करने के लिए हम एक हार्ड कोडेड मैसेजेस प्रिंट करेंगे जिसका तरीका हम पहले ही देख चुके हैं। हार्ड कोडेड मैसेजेस कैसे प्रिंट करेंगे, हम कहेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ वाई। इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं ना। बट मैसेज ऐसा होना चाहिए जो कि यूजर फ्रेंडली हो, यूजर को समझ में आ रहा हो कि क्या करना क्या है बेसिकली। तो भाई अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से चलाऊं तो हाँ, अब हमें समझ आ रहा है कि दिस प्रोग्राम इज वेटिंग फॉर एन इनपुट विच इज द वैल्यू ऑफ वाई। मैंने यूजर को ये शो करवा दिया कि भाई वैल्यू ऑफ वाई के मुंतजर हैं, आप उसे इनपुट करें और हम उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ मैंने एक वैल्यू के लिए एंटर दी वैल्यू ऑफ वाई लिखा है। आप इसके सामने जो है वो पूरा पूरा मेन्यू भी शो करवा सकते हैं कि वन से ये करना है, टू से ये करना है, वो भी मैं समझा दूंगा किस तरीके से करना है। खैर, मैं इस कोड को थोड़ा सा रीडेबल बनाने के लिए बाकी सारी चीजों को नीचे भेज दूं, इसको भी नीचे भेज दूं, क्या ये चीज समझ में आती है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है जिसकी डेटा टाइप इंट है, उसको इनपुट लेने का तरीका क्या है कि हम एक मैसेज शो करवाएंगे यूजर को जो जिसका कोई मकसद नहीं है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि यूजर को पता चल जाए कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद स्कैन एफ का फंक्शन हम जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका तकरीबन तकरीबन जो तरीका है वो सेम है कि हम उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे और कॉमा के बाद वो वेरिएबल लिखेंगे जिसमें हमें उस एंटर की गई वैल्यू को स्टोर करवाना है। मैं तुम लोगों की तरफ आता हूँ। क्या कोई मसला है या इतनी बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई हैं? हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है सबको?
ओके ओके ओके, ठीक है, इसका मतलब सही है, फीडबैक अभी तक ठीक है, समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। ओके, अब इस प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम है, जो कि यार जब भी मैं खुद भी पहले कोड किया करता था, या जो भी न्यूबी होता है, जो भी बिगिनर होता है, उससे एक चीज नहीं संभलती ना, वो हमेशा मतलब एक चीज भूल जाता है। वो भूलने वाली चीज क्या है, वो अभी बता देता हूँ, वो उसको रट लो, और उसका रीजन भी बता देता हूँ, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस जहाँ पर सी के लिए प्रोग्रामर नीडेड होता है, वहां पर मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, तो वहां पर ये सवाल लाजमी होता है कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। ये जब आप पॉइंटर्स के टॉपिक पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो उस वक्त चीज समझ में आ जाएगी। बट अभी बस समझ लो कि ये हम कर क्यों रहे हैं। तो भाई स्कैन एफ और प्रिंट एफ, इन दोनों के जो ये हमने बेसिकली, मैं आप लोग कहेंगे कि सर कह रहे हैं सिमिलर है, सिमिलर तो है नहीं, तो मैं सिमिलर बना देता हूँ। क्या अब सिमिलर है भाई? करना तो यही था ना हमें, वो तो हमने आउटपुट को अच्छा बनाने के लिए वो पर्टिकुलर वर्डिंग इस्तेमाल की थी। क्या सिमिलर सिमिलर है स्कैन एफ प्रिंट एफ? बिल्कुल सिमिलर सिमिलर है। फर्क सिर्फ क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि हमें इस वैल्यू को इस वेरिएबल की मेमोरी में ले जाके स्टोर करवाना है, तो हमें एक ऐसा ऑपरेटर इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि इस y का एड्रेस लेकर आए। एड्रेस का मतलब ये कि मैं थोड़ा सा अंदर डेप्थ में जाऊंगा। भाई हमने अभी ये बात की कि डिक्लेयर जब किसी वेरिएबल को करते हैं, तो मशीन उस वेरिएबल के लिए जितनी भी जगह रिक्वायर होती है, जितनी भी जगह की जरूरत होती है, वो उस जगह को रिजर्व कर देती है मेमोरी में। हमारे पास रैम है, रोम है, ये सारी मेमोरी डिवाइसेस है ना, मेमोरी हम क्या कह सकते हैं, मेमोरी स्टोरेजेस हैं। तो उसमें मेमोरी रेफरेंसिंग कैसी हो रही होती है कि जिस तरीके से हमारे नॉर्थ कराची में, डिफेंस में, क्लिफ्टन में या गुलशन में घरों को नेमिंग की गई है, घरों के नंबर्स हैं पर्टिकुलर, कि भाई अफरोज पाशा के घर अगर आपको जाना है ना, तो उनका मकान नंबर XYZ है, उनका मकान नंबर 1234 है, लेट सपोज। तो इसी तरह हर एक वेरिएबल के लिए एक मेमोरी लोकेशन बन जाती है, एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाती है, जिसका मेमोरी नंबर कुछ ना कुछ होता है। जैसे 1234 हो सकता है, 1024 हो सकता है, 2341 हो सकता है। तो वो एड्रेस स्टोर होता है एक वेरिएबल में। वो वेरिएबल हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, या उस एड्रेस तक हम पहुंचेंगे कैसे? वो उस एड्रेस तक पहुंचने के लिए हम एक पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं, हम एक कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं, दिस इज कॉल्ड एम परसेंट या एंड ऑपरेटर। इतनी बात किस किस को समझ में आ गई? तो प्रिंट एफ के फंक्शन में और स्कैन एफ के फंक्शन में सिर्फ इतना सा फर्क है कि हमें इस ये जो वैल्यू हमें यूजर इनपुट करेगा, इस वैल्यू को ले जाकर उस मेमोरी एड्रेस पर स्टोर कर देना है, जो कि वाई के लिए रिजर्व की गई है। तो उस मेमोरी एड्रेस तक पहुंचने के लिए, उस एड्रेस तक पहुंचने के लिए हमें एक कैरेक्टर इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं एंड ऑपरेटर या एम परसेंट ऑपरेटर। अगर ये एम परसेंट लगाना कोई भूल जाएगा, जो कि भूलेगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक है, तो उसका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो समझ जाना कि आपने यहाँ पर कोई गड़बड़ की हुई है। खैर, तो ये बिल्कुल प्रॉपर हमने कोड बना लिया। हम इसको दोबारा से वैसे ही कर देते हैं। दी वैल्यू ऑफ z इज %d। ठीक है भाई। तो ये कोड करेगा क्या? इस कोड में x की वैल्यू फिक्स है, y की वैल्यू हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं, और z में हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके सम करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं, और उसके बाद उस z को हम शो करवा रहे हैं। तो एक काम करते हैं ना, पहले ये वाला कोड चला के देख लेते हैं, उसके बाद इस प्रोग्राम को थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। देखो भाई, हमने जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। इसने हमसे पूछा कि भाई आप एंटर करें वैल्यू ऑफ वाई। मैं एक काम करता हूँ, मैं इनपुट कर देता हूँ 10। तो अगर मैं 10 इनपुट करता हूँ, तो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू भी 10 हो गई। व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस? क्या कोई बता सकता है?
हेलो, कोई मुझे आउटपुट बता सकता है इस प्रोग्राम का? अगर मैं y की वैल्यू भी 10 एंटर करता हूँ, x की वैल्यू भी 10 है। नहीं नहीं नहीं, मैं z की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम यहाँ पर आउटपुट में शो क्या करा रहे हैं, हम z शो करा रहे हैं ना। तो z इज बेसिकली द एडिशन ऑफ x एंड y, which means the value of x is 10, the value of y is 10, and if we add these two numbers that are 10 plus 10, the output will be 20। बिल्कुल ठीक है। वो अहमद, हो सकता है तुमने सही से देखा ना हो, इस वजह से गलत आंसर कर दिया हो, कोई बात नहीं, दोबारा से देख लो। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम इसको एंटर करके देख ही लेते हैं ना कि क्या इनपुट आउटपुट शो करता है। बिल्कुल ठीक है। द वैल्यू ऑफ z इज 20। तो अब आप लोग इस काबिल हो चुके हैं कि एक अपना ऐसा कोड बनाए जो कि 10 नंबर इनपुट ले रहा हो, जो कि 20 नंबर इनपुट ले रहा हो, जो कि 30 नंबर इनपुट ले रहा हो, और उसको शो करवा दे, या उसके ऊपर प्लस माइनस परफॉर्म करवा दे, मल्टीप्लाई परफॉर्म करवा दे। इन फैक्ट यू आर रेडी टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर दैट टेक्स टू नंबर्स, और उनको ऐड करवा के शो करवाए, उनको सब्ट्रैक्ट करवा के शो करवाए, उनको मल्टीप्लाई करवा के शो करवाए, और उनको डिवाइड करवा के शो करवाए। तो एक काम करते हैं ना, जिस तरीके से हमने y को शो इनपुट लिया है, इसी तरीके से हम x को भी इनपुट ही लेकर काम कर लेते हैं भाई। अच्छा है, हमारा प्रोग्राम और जनरलाइज हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको हटाने के बाद ये लगा दिया, और जो भी ये हटा देता हूँ, क्योंकि सिमिलर केस इंट x, ये x के लिए हमने पूरा काम कर लिया, ये y के लिए पूरा काम कर लिया, और z में हमने x और y को ऐड करवा दिया। एक काम करते हैं, z को z से हटाकर अच्छे नाम दे देते हैं भाई। वेरिएबल्स को ना अच्छे नाम दिया करो, ताकि बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। वेरिएबल वन को हम नाम दे देते हैं नम वन का, और y की जगह हम फिर लिखेंगे नम वन। इसी तरह हम यहाँ पर नम टू लिख देते हैं, ताकि जो हमारा कोड पढ़ रहा हो ना, उसको भी थोड़ी बहुत बातें समझ में आ जाए कि भाई ये नंबर वन है, ये नंबर टू है। इसी तरह हम यहाँ पर लिख देते हैं सम। सम एक ऐसा वेरिएबल होगा यकीनन जो कि इन दोनों के की वैल्यू को ऐड करके स्टोर किया जा रहा होगा, जिसमें तो ये अब यहाँ पर z की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर सम की वैल्यू प्रिंट होगी। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? एक और बात तुम लोगों ने बहुत नोट की होगी कि मेरा कोड रीडेबल कितना है। अगर दूर से भी कोई शख्स देखे तो उसको पढ़ने में बड़े आराम से समझ में आ जाए कि हर एक लाइन, हर एक ब्लॉक, हर एक बेसिकली जो टाइप ऑफ चीज है। जिस तरह मैंने इस ब्लॉक में इस 3 लाइनों में नम वन के लिए काम किया हुआ है, तो इस नम टू वाले काम को इससे सेपरेट रखने के लिए मैंने एक लाइन का गैप दे दिया। तो कोड आप लोगों का इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा कोड है। हो सकता है आगे चल के आप लोग हजारों लाइनों के कोड लिख रहे हो ना, तो उस वक्त बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा मैं पहले भी बता चुका हूँ, इंडेंटेशन, इस इंडेंटेशन से होगा कुछ नहीं। अगर मैं ऐसे कर दूं ना, तो कोड वैसे ही चलेगा, मगर कितना गंदा सा लग रहा है। तो हम हर एक एक ब्लॉक में मौजूद चीजों को एक पर्टिकुलर तरीके से इंडेंट करते हैं। इंडेंट का मतलब एक मार्जिन देते हैं, एक गैप देते हैं। ठीक है, इस कोड को चलाकर देखना चाहूंगा। और सॉरी, मैंने ये मैसेज चेंज नहीं किया था। दिस वन विल बी वैल्यू ऑफ नम टू। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा इस कोलन के बाद गैप नहीं आ रहा था। गैप नहीं, गैप के बगैर ही हम जो है ना वो नंबर इनपुट कर रहे थे। तो मैं एक स्पेस अगर दे दूं, तो वो बड़ा अच्छा सा बन जाएगा कि गैप के बाद फिर हम नंबर इनपुट कर रहे होंगे। ये देख लें आप। ओके, एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर वन। तो वी विल एंटर 20। एंटर द वैल्यू ऑफ नम टू, यहाँ पर हम डाल देते हैं 40। ठीक है, और इसके बाद इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 60। तो क्या इसका आंसर 60 है? दी वैल्यू ऑफ z इज 60। इसका मतलब हम कामयाब हो गए एक ऐसा कोड बनाने के लिए
जो कि दो नंबर्स देता हो और उसको सम करके उसको ऐड करके शो करवा देता है। क्या इतनी बातों से किसी शख्स को, किसी एक बंदे को भी कोई प्रॉब्लम है? क्या ये जो कुछ मैंने आज कवर किया है वो सारी बातें क्लियर हैं? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आई गेस 13 लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं और 13 के 13 लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। अगर नहीं है तो मुझे बता दो, क्योंकि दिस वन इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग जो कि आप पूरी ज़िंदगी कर रहे होगे। बहुत बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है। ओके ओके ओके, ठीक है। क्या हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए या दिस क्लास इज बस ख़त्म कर दें हम? क्या तुम लोगों के दिमाग में इतनी जगह है, इतनी गुंजाइश है? एंड कर दूं? ठीक है, अहमद ने कहा एंड कर दें, ठीक है हम एंड कर लेते हैं। कोई सवाल है तो आप पूछ लें मुझसे। किसी एक शख्स को भी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं फिर रिकॉर्डिंग, ये आप लोगों के इस रिकॉर्डिंग का लिंक मैं भेज दूंगा। आप लोगों को ड्राइव का लिंक होगा जिसमें से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहां पर भी देख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग नए हैं, मैं उनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लूँ अगर। आई गेस बहुत सारे लोग पुराने ही हैं। हुसैन अब्बास, आज आपने ज्वाइन किया है आई गेस ग्रुप। क्या ये ठीक है? हाँ, तो कुछ प्रॉब्लम हुई क्योंकि हम ऑलरेडी दो क्लासें कर चुके हैं। या आप बेसिकली बिगिनर हैं या क्या किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? यार ये सर, ये इतनी लैंग्वेजेस की कोडिंग वगैरह कैसे याद रहेगी? अहमद, हाँ बेटा देखो, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें रट जाएंगी। मुझे भी शुरू में यही लगता था यार कि किस तरीके से मैं फंक्शन यूज़ करूंगा, बट अब मैं मोर देन 7-8 लैंग्वेजेस में काम कर रहा होता हूँ बट भूलता नहीं हूँ। ठीक है। और पाइथन में भी काम किया है, इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट पे काम किया है, हैस्केल पे काम किया है, कोबॉल पे काम किया है, सी शार्प पे काम किया है, सी प्लस प्लस पे काम किया है। तो द डिफरेंस इज जस्ट सिंटेक्स ना। तो सिंटेक्स आपको मैं कभी रट्टा मारने के लिए नहीं कह रहा। अभी तो शुरू में तो थोड़ा बहुत आपको सिंटेक्स देखना पड़ेगा, बट आगे जाके आपको भी ये सब बात समझ में आ जाएगी कि द मेन थिंग इज लॉजिक बिल्डिंग। लॉजिक बिल्डिंग एक दफ़ा हो गई तो आप किसी भी लैंग्वेज में शिफ्ट करो, कोई मसला नहीं होगा। बाकी हुसैन, तुमने पाइथन पढ़ी हुई है ना? ठीक है, तो अच्छा है, सिमिलर तो है काफ़ी। बट हाँ, सी लैंग्वेज इतना इजी टू टाइप लैंग्वेज नहीं है, काफ़ी मुश्किल सा सिंटेक्स है इसका। बाकी अगर लॉजिक बिल्डिंग तुमने पहले से पढ़ी हुई है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं। सही, तो कोड करना इज नॉट द मेन थिंग, लॉजिक बिल्डिंग इज मेन थिंग। कोडिंग तो कोई भी, ये जो अच्छी पोजीशन पे सॉफ्टवेयर हाउसेज में लगे हुए होते हैं, इनका काम कोडिंग थोड़ी होता है। इनका काम तो काम निकाल के देना होता है, भाई ये काम इस तरीके से इस स्टेप से होगा। ये मैं तुम लोगों को अभी डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये सीखना लाजमी है, दैट इज ABCD ऑफ समथिंग। बट आगे चल के मैं तुम लोगों की हैकर रैंक और जहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, दैट विल इंशाल्लाह हेल्प यू टू मेक लॉजिक बिल्डिंग।
और बुक वगैरह भी जो रेफर करूंगा उससे काफी फायदा होगा तुम लोगों को। बाकी एक चीज देख लो, 12 लोग अभी हैं, मेरे ख्याल से कोई गया नहीं, आई होप। एक अच्छा सवाल आ गया था अब्दुल रहमान का, आई गेस था कि फ्लोट हो, पॉइंट वाला हो तो वो कैसे करेंगे। मैं हम उसी की तरफ हम चल लेते हैं ना, वो भी हम कवर कर ही लेते हैं ताकि तुम लोग फिर प्रैक्टिस अगर जो करना चाहें वो कर लें। क्या ये ठीक है, सब जाना चाह रहे हैं? हम फ्लोट वाले नंबर्स देख लें लास्ट। ठीक है ठीक है, हम जल्दी से देख लेते हैं। ओके, फ्लोट वाले नंबर्स में देखो फर्क सिर्फ क्या है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंटीजर के बजाय लिखेंगे फ्लोट। और फ्लोट के लिए जो पहले तो मैं सारी डेटा टाइप्स चेंज कर देता हूँ। ये आ गया भाई फ्लोट, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर को चेंज करना होगा जो कि फ्लोट के लिए यूज होता है %f। तो ये आ गया %f, ये आ गया %f। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं ये प्रोग्राम कितना अच्छा सा चलता है। तो फ्लोट में मैंने डाल दिया 10.5 और दूसरा नंबर मैंने डाल दिया 2.5। तो इसका सम आना क्या चाहिए? इसका सम आना चाहिए 13.0। ठीक है, तो 13.0000 आ गया। अब एक मसला है, एक मसला ये है कि पॉइंट के बाद ये जो है हमें 3 और 3 6 डिजिट्स देता है। अगर हमें ये 6 डिजिट्स पूरे नहीं चाहिए, अगर हमें पॉइंट के बाद कुछ डिजिट चाहिए, तो हम एक काम ये कर सकते हैं। ये सिर्फ फ्लोट के लिए, और किसी चीज के लिए ये चीज नहीं है। जब हम आउटपुट शो कर रहे हो तो हम इस % और f के दरमियान पॉइंट लगाकर अगर 2 लिख दें तो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट शो करेगा, अगर हम 3 लिख दें तो ये 3 डिजिट शो करेगा। तो ये काम भी आप कर सकते हैं कि हमें पॉइंट के बाद कितने नंबर चाहिए। हम दोबारा से ये परफॉर्म कर लेते हैं। 1 2.5 is the first number and 1.5 is second number। तो 1.5 और 12.5 बनेंगे, आई गेस कितने बनेंगे, 14 बनेगा ये। तो एंटर करने पर ये आ गया 14, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट शो कर रहा है? ये सिर्फ 2, क्योंकि हमने % और f के दरमियान 0.2 लगाया है। अगर हम 0.3 लगाते हैं तो ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट शो कर रहा होता। क्या वी आर डन विद दिस? हाँ अच्छा, एक इसका ऐमन का बहुत अच्छा सवाल आया है। मेरे ख्याल से आगे अगर आता तो ये चीज ज्यादा अच्छी होती। मुझे एक बात बताओ, क्या फ्लोट में से इंटीजर निकाल सकते हैं? और क्या इंटीजर में से फ्लोट निकाल सकते हैं? ये बहुत भारी टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के लेवल के हिसाब से अभी, बट समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, सब समझ में आ जाएगा। 12 लोग हैं हमारे साथ कनेक्टेड, सब बहुत गौर से सुने ये टॉपिक। क्या हम फ्लोट में से इंटीजर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, कुछ भी लॉस नहीं होगा। कैसे? फ्लोट हमारे पास अगर लिखा हुआ है 12.5, तो उसका इंटीजर पार्ट क्या होगा? 12, मगर उसमें डेटा लॉस हो जाएगा। जबकि अगर हम इंटीजर से फ्लोट में चले जाएं तो हमारे पास कोई डेटा लॉस नहीं होगा। अगर हम इंटीजर से फ्लोट में जाएंगे तो क्या कंडीशन होगी ये बता देता हूँ। इंटीजर में 12 एक इंटीजर है, अगर हम इसको फ्लोट में बनाएं तो ये 12 के बाद 0.000 खुद से लगा देगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। हमें लॉजिकली देखना होगा कि किसमें हमारी वैल्यू पर फर्क पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, कि हम हमारी वैल्यू किसमें जाया हो रही है। जरा और इससे देखना ये टॉपिक एमन। आई होप कि ये फिर चीजें समझ में आ जाएंगी। हमने सम को रख दिया इंटीजर, ठीक है। अब ये सिर्फ सम के इंटीजर पार्ट को देख रहा होगा, फ्लोट पार्ट को नहीं देखेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हम इस बात को देख भी लेते हैं। मैंने लिखा 10, मैंने लिखा 10.5, इनका सम आना चाहिए 20.5। अगर हम फ्लोट में रखते सम को तो ये पूरा 20.5 पूरा शो करता, बट चूंकि हमने सम को इंटीजर रखा हुआ है तो ये सिर्फ 20.5 का 20 शो करेगा, 20.5 शो नहीं करेगा। क्या ये बात दुरुस्त हुई?
बिल्कुल। तो ये अब मैंने सिंपल सी बात बता दी ना, अब तुम लोगों को खेलना है इसके साथ। जो बातें मैंने बता दी हैं इसके साथ तुम लोगों को बस खेलना है। क्या अब भी कोई इशू है? कोई सवाल? ओके ओके ओके। एक एक चीज अगर आप लोग चाहें तो मैं शेयर कर सकता हूँ अभी। क्या दिखाऊं? अपना एफ थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ मैं। अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। मैं बेसिकली फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में ये कर रहा हूँ कि हम कैमरा से हैंड जेस्चर्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। उन हैंड जेस्चर्स में हम सिर्फ अपने हाथों का जेस्चर बना के दिखाएंगे, और कंप्यूटर ये बताएगा विद, कुछ भी हम यूज़ नहीं कर रहे इसमें सिवाय एक कैमरा के। मैंने सिर्फ कोड लिखा है, और उस कोड के बेसिस पर, उस ट्रेनिंग के बेसिस पर ये आपको ये बताएगा कि मैं ए बनाना चाह रहा हूँ, मैं बी बनाना चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों ने अमेरिकन साइन लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत सुना हो, कि जो बोल नहीं सकते उनकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, तो वो मैं छोटा सा एक कोड दिखा देता हूँ जिसमें मैंने अभी 5 अल्फ़ाबेट्स पर काम किया है। दूसरे अल्फ़ाबेट्स पर भी है। मेरा बेसिकली हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, एंड्रॉयड और आईओएस की एप्लीकेशन ना, एप्पल की एप्लीकेशन। बट वो मैं अभी आपको एप्लीकेशन दिखा नहीं सकता, वो अभी रनिंग प्रोसेस में है। तो ये देख लें आप सारी। आई होप कि इसमें आप लोगों को कुछ देर रुकना पड़ेगा। अगर रुक सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ये एक काम करते हैं, हम इसको नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग अभी कंप्लीट नहीं है, वो फिर काफ़ी टाइम लेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी से इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे। बाकी मुझे फीडबैक यहीं दे दो, बार बार फेसबुक पे पूछने में बड़ा मसला होता है। मुझे यहीं पे बता दो कोई इशू है, कोई आवाज़ का कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा बिगनर जिसको बिल्कुल समझ में ना आ रहा हो, कोई एक ऐसा चीता जिसको लग रहा हो कि सर बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं। चलो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सही है। किसी को कोई मसला हो तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो अपनी क्लास फिर यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ, इसका लिंक। अल्लाह हाफ़िज़।